कवर करेंगे या जीके के टॉप 30 क्वेश्चन कवर करेंगे, साथ में इसका पूरा डिटेल हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो एक बार सभी लोग कमेंट कर दें आप लोग को मेरी वॉइस और स्लाइड यहाँ पे क्लियर है क्या, फिर क्लास को हम लोग स्टार्ट करें। ठीक है, तो आई थिंक सब लोग को क्लियर है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसमें है, अपने पर्यावरण को बचाने के लिए जिस प्रकार के संसाधनों का हमें अधिक उपयोग करना चाहिए वह सुझाइए। तो पहला ऑप्शन है इसमें आपका अनवीकरणीय संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, अजैव संसाधन या नवीकरणीय संसाधन। तो इसका राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये फटाफट बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, मोनिका, सुंदरम, मंजीत, सभी का स्वागत है क्लास में। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पर्यावरण को बचाने के लिए सबसे उपयुक्त जो संसाधन होता है ये नवीकरणीय संसाधन होता है। और ये होता क्या है, तो इसका डिटेल देखते हैं हम लोग कि वह संसाधन जिन्हें एक बार उपयोग करने के बाद फिर से पुनः स्थापित किया जा सकता है और पुनः उपयोग में लाया जा सकता है, वह क्या कहलाएगा आपका, नवीकरणीय। ठीक है, इसका जस्ट विपरीत जो होता है आपका अनवीकरणीय होता है, जिसका केवल एक ही बार उपयोग कर सकते हैं, दोबारा इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो इसके उदाहरण भी देख लीजिए, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोमास, जैव ईंधन, ये सभी किसके उदाहरण है, नवीकरणीय स्रोत के उदाहरण है ये। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित युग्मों में से सही मिलान करना है आपका। तो यहाँ पे क्योंकि आपको देखना है कि सौर मंडल से क्वेश्चन आता है आपका, सीटेट अगर आपने दिया होगा पहले तो। इसके अलावा आपका ये इसकी परतें हैं वायुमंडल की, इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। तो ये सेकंड क्वेश्चन है आपका, इसमें सही मिलान करना है कि जैसे ओजोन परत का है क्षोभ मंडल, रेडियो प्रेषण का बहिमंडल, मौसम संबंधी घटना संताप मंडल, पतली वायु का वायुमंडल। तो यहाँ पे आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताएं राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जैसे मैंने आपको एक चीज पढ़ाया था पहले, 2-3 दिन क्लास पहले बताया था मैंने, तो अगर आपको याद होगा तो ओजोन परत का मैंने बताया था संताप मंडल। ठीक है, तो अगर एक ऑप्शन भी अगर आपसे यहाँ पे बन रहा है तो आप पूरा कर लोगे, तो पहले का तीसरा होना चाहिए, यानी कि पहले तीसरा इसमें किसमें दिख रहा है, ये थर्ड वाले में दिख रहा है, तो बाकी सब बन जाएंगे आपसे। तो सेकंड वाले का कौन सा हो जाएगा, रेडियो प्रेषण कौन सा होगा, वायुमंडल, जिसे आयन मंडल भी कहा जाता है। ठीक है, फिर तीसरे का कौन सा हो जाएगा, मौसम संबंधी घटना जो होता है ये कहाँ पे होता है, हमेशा क्षोभ मंडल में होगा, सबसे निचली परत में। ठीक है, और चौथा नंबर का जो रहेगा आपका बहिर्मंडल कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपको अच्छे तरह से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्लास को एक बार सभी लोग शेयर कर दो। अक्षांशों के बारे में भी मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, तो इसके बारे में डिटेल देखते हैं। अक्षांशों के बारे में निम्नलिखित कथनों पे विचार करिए, कौन सा इसमें सही है कि उत्तर ध्रुवी वृत्त विषुवत रेखा के 23 डिग्री उत्तर में स्थित है, दक्षिण ध्रुवी वृत्त विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री दक्षिण में स्थित है, यह कर्क रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है, मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखना कि कर्क रेखा जो है दक्षिण गोलार्ध से होकर नहीं गुजरती है, ये किसमें रहता है आपका, उत्तरी गोलार्ध में रहता है। और आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको इसमें चित्र से। तो ये अक्षांश रेखा जो है आप देख रहे हैं इसमें, तो ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यानी कि कर्क रेखा है। ये क्या कहलाएगा आपका, कर्क रेखा। और ये क्या है आपका, विषुवत रेखा। ठीक है, और विषुवत रेखा के ऊपर कौन सा रहता है आपका, उत्तरी गोलार्ध रहता है। ठीक है, और नीचे कौन सा रहता है आपका, दक्षिणी गोलार्ध रहता है। ठीक है, तो आपको खुद ही दिख रहा होगा कि अक्षांश कर्क रेखा कहाँ पे आ रहा है, उत्तरी गोलार्ध में ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, इसमें सही बताना है, गलत नहीं बताना है, इसमें सही बताना है मोनिका, है ना। एक सेकंड रुक जाइएगा, कौन सा सही है ना। अच्छा ठीक है, सॉरी सॉरी, बिल्कुल सही आपने किया, यहाँ पे मैं ध्यान नहीं दे पाया। यहाँ पे सही कथन बताना है। तो मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है, केवल ये कथन सही है, बाकी सभी कथन गलत हैं इसमें। ठीक है, तो बाकी तीनों कथन इसमें गलत हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है। ठीक है, थैंक यू। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यदि ग्रीनविच याम्योत्तर समय दोपहर के 12 बजे है तो 45 डिग्री पूर्व देशांतर पे क्या समय होगा, बताएं। 9 बजे पूर्वाह्न, 10 बजे पूर्वाह्न, 2 बजे अपराह्न या 3 बजे अपराह्न। तो अगर ग्रीनविच यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा में अगर 12 बजे हुए हैं, तो आप बताइए कि इसमें 45 डिग्री पूर्वी देशांतर में क्या समय होगा। इसका एक बहुत ही सिंपल चीज मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए, हर एक डिग्री पे देशांतर रेखा पे 4 मिनट का अंतर होता है। 2 डिग्री देशांतर रेखाओं के बीच में समय का अंतर कितना होता है, 4 मिनट का, यानी 45 डिग्री है। ठीक है, तो और सिंपल अगर कर दो आप, तो पहली बात तो 40 इंटू 60 करो, तो कितना हो जाएगा, 6 को 24। ठीक है, एक सेकेंड, 45 डिग्री किया है ना। ठीक है,
तो 40 इंटू 4 अगर करें इसमें हम लोग तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 यानी 160 हो गया ये, ठीक है, क्योंकि 4 मिनट का अंतर होता है। फिर ये 5 जो बच रहा है आपका, 5 को भी 4 बार गुणा कर दो आप, तो 5 चौको कितना हो गया, 20 हो गया, यानी टोटल कितने मिनट हो गए, 180 मिनट हो गया। और 180 मिनट को हम क्या कह सकते हैं, 3 घंटा, 3 आवर कह सकते हैं। यानी कि 12 बजे अगर यहाँ पे होगा ग्रीनविच में समय, तो यहाँ पे पूरब की ओर क्या होता है, आपका समय बढ़ता चलता है, इधर जाएंगे तो समय बढ़ता जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 3 बजे अपराह्न हो जाएगा, दोपहर का समय हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। तो ये ट्रिक अगर आपको याद होगी तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी, चाहे जो भी दिया है, चाहे जितने डिग्री यहाँ पे दिया हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्लोब के बारे में सही कथनों का चयन करिए। ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर खींचे गए हैं, अपने अक्ष पे झुकी हुई अवस्था में है ये, यह पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है या ये अंडाकार आकृति में है। इसमें आपको बताना है सही कथन कौन कौन सा है, बताएं। बी सी डी, ए सी डी, ए बी सी। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, देखिए ये वाला कथन सही है, ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है, ये नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, एक सेकंड हो जाएगा, नहीं इसमें होना चाहिए आपका डी होना चाहिए, तीसरा वाला सही नहीं है, ये वाला सही है, यानी ए बी और डी होना चाहिए। देख लेते हैं क्या आ रहा है इसमें, नहीं यही वाला आ रहा है, ए बी सी सही है, ये वाला गलत है। तो ये तीनों सही है आपके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, बताएं। जो ग्लोब है इसको 2 भागों में बांटने के लिए, यानी ये वाली जो रेखा है ये क्या कहलाती है, आपको बताना है। विषुवत रेखा, ऊर्ध्व ध्रुवी वृत्त, कर्क रेखा या मकर रेखा। तो कौन सी रेखा कहलाती है, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, मैंने पहले ही बताया था 0 डिग्री कौन सी रेखा कहलाती है, इक्वेटर कहलाएगी, ठीक है, या विषुवत रेखा कहलाएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर आपका ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये वाली जो रेखा है ये क्या कहलाती है आपकी, ये विषुवत या यहाँ पे कह सकते हैं इसमें भूमध्य रेखा, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ से आपको संविधान के क्वेश्चन देखने हैं। एक बार क्लास को सभी लोग शेयर भी कर दो, अगर क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज शेयर कर दें। भारतीय नागरिकों को परिधि के अंदर सर्वोच्च न्यायालय ने भोजन के अनुदत्त, एक सेकंड थोड़ा सा ज्ञान आप लोग, भोजन के अनुदत्त किस मौलिक अधिकार का, एक सेकंड थोड़ा सा रुक जाइएगा, ये स्लाइड चली गई अपने आप, थोड़ा सा रुक जाइएगा एक बार, 1 सेकंड रुक जाएगा। ठीक है, हाँ विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा होगा, थोड़ा सा रुक जाएगा, स्लाइड एक बार लाना पड़ेगा, अपने आप चला गया ये। ठीक है, ये चलिए वापस आ गया ये, एक सेकंड थोड़ा सा रुक जाइएगा आप लोग। कौन से नंबर तक हम लोग कर चुके हैं, ये वाला हो गया है 5 नंबर, चलिए ठीक है, 6 वाला हो गया ना, हाँ ये वाला 7th नंबर पे हम लोग थे इसमें। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, भोजन के अंदर किस मौलिक अधिकार के निजता के अधिकार, प्रदूषण मुक्त जलवायु या वायु के अधिकार की व्याख्या की गई है। तो सिंपल सा है, ये सभी जो आते हैं किसके अंतर्गत आ जाएंगे, सभी जो आ जाएंगे आर्टिकल 21 के अंतर्गत आ जाते हैं। सिंपल सा है, जीवन जीने के लिए जितनी भी चीजें आवश्यक हैं, एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जितनी भी चीजें आवश्यक हैं, वो सभी किस में आ जाएंगे, आपके आर्टिकल 21 के अंतर्गत है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता इसका शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण कोई भी मौलिक अधिकार का आत्यंतिक नहीं है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 21 में जाएगा। वस्तुतः व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अस्तित्व एक सुव्यवस्थित समाज में ही संभव है, इसके लिए व्यक्ति के अधिकारों पर निर्बंधन लगाना अति आवश्यक है, जिससे दूसरे के अधिकारों का हनन ना हो, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये वाला आप बताइए इसमें कि सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि में समान है, इस वाक्य का क्या अर्थ है। सभी नागरिकों को अपने सामाजिक आर्थिक स्तर के समान कानून का पालन करना चाहिए। जेंडर की जाति और कानून की दृष्टि में किसी भी व्यक्ति के साथ उसके नस्ल, वर्ण, धर्म, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। असमानता समाप्त हो गई है, या यह समस्त नागरिकों के लिए निष्पक्ष अवसर तथा गौरवमयी जीवन सुनिश्चित करता है। इसमें बताएं राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। ठीक है,
तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए, बी और डी हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। हाँ, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। नीचे जो दो कथन दिए हैं ए और बी दिया हुआ है खिलाफत आंदोलन के बारे में, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके कम से कम 8-10 क्वेश्चन आएंगे सीटेट में, है ना, बड़े बड़े क्वेश्चन। तो 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान पर सख्त संधि थोप दी थी, ये थोप दी लिखा हुआ है। भारतीय मुसलमान चाहते थे कि पुराने ऑटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। तो देखिए पहला कथन तो सही है, तुर्की के सुल्तान पर ये सख्त संधि थोप दी गई थी 1920 में, है ना, लेकिन दूसरा वाला कथन गलत है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा और बी गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका डिटेल देख लेते हैं कि ये खिलाफत आंदोलन है क्या। तो अली बंधुओं ने, मोहम्मद अली और शौकत अली ने 1919 ईस्वी में ब्रिटिश विरोधी आंदोलन चलाया था और यह क्या कहलाया था, खिलाफत आंदोलन कहलाया था। इसका कारण क्या था, कारण प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार थी और इसके पश्चात तुर्की के प्रति ब्रिटिश शासन का जो रवैया था वो संपूर्ण विश्व के मुसलमानों को आक्रोशित कर दिया था इसने। इसमें ध्यान रखिएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद जी और महात्मा गांधी जी ने इसका समर्थन किया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इल्बर्ट बिल के लागू होने पे विरोध हुआ था क्योंकि भारतीयों ने इसका विरोध किया क्योंकि इस बिल ने ब्रिटिश सरकार को बिना सबूत के भारतीयों पे मुकदमा चलाने की छूट दे दी थी। ठीक है, अंग्रेजों ने इस बिल का विरोध किया क्योंकि अब भारतीय भी ब्रिटिश या यूरोपीय शक्तियों पे मुकदमा चला सकते थे। ये बिल ने अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित करने का प्रयास किया था। ठीक है, बिल भारतीय लोगों के प्रति नस्लवादी नजरिया रखता था। तो क्या मुख्य कारण था इल्बर्ट बिल विवाद का, बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। तो ये तो मुझे इसमें राइट आंसर जो लग रहा है आपका बी होना चाहिए, अंग्रेजों ने इसका विरोध किया हुआ था। ठीक है, इसका हाँ, और बी वाला भी सही है और सी वाला भी सही है, दो ऑप्शन इसमें सही है, ध्यान रखिएगा, बी वाला भी सही है और सी वाला भी सही है इसमें। नेक्स्ट, अब देखिए इल्बर्ट बिल विवाद क्या है। तो 1883 में सॉरी भारत के ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड रिपन द्वारा पेश किया गया था। यह एक विवादास्पद विधेयक था जिसमें वरिष्ठ भारतीय मजिस्ट्रेटों को भारत में ब्रिटिश विषयों से जुड़े मामलों की अध्यक्षता करने की अनुमति देने की मांग की गई थी ये। ठीक है, तो ये लॉर्ड रिपन से रिलेटेड है ये। अगला काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, हिस्ट्री क्वेश्चन इसमें है। 1417 में बहमिनी राज्य का दौरा करने वाला यात्री कौन था, मार्को पोलो, निकोलो कॉन्टी, निकितन या इब्न बतूता। तो बताएं बहमिनी साम्राज्य का दौरा करने वाला विदेशी यात्री कौन था, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्लास को सभी लोग शेयर कर दें, संख्या काफी कम दिख रही है इसमें, आज टाइम बदल गया इसलिए आप लोग कम है क्या इसमें संख्या। ठीक है, अब तो एग्जाम भी है आपका जल्दी। तो बहमिनी राज्य का दौरा करने वाला जो यात्री था इसका नाम क्या है, अथनेसियस या अफनेसियस निकितन है। और ये जो है कौन से देश का यात्री है, तो ध्यान रखना रूसी यात्री है। कहां से है, रूस का यात्री है। तो ये भी आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। मोहिनी अट्टम नृत्य विकसित हुआ था आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में या केरल में। तो मोहिनी अट्टम कहाँ विकसित हुआ था बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर क्या होगा बताएं। तो ध्यान रखिएगा मोहिनी अट्टम जो नृत्य विकसित हुआ था कहाँ हुआ था, ये केरल में विकसित हुआ था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, किसके शासनकाल में वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध जो हैं दोनों ने अपने सिद्धांतों के प्रवचन दिए थे, किसके शासनकाल में, अजातशत्रु, बिंबिसार, नंदीवर्धन या उदयन। तो किसके शासनकाल में प्रवचन दिया गया था बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना हर्यक वंश का शासक था जिसका नाम क्या था, अजातशत्रु। इसी समय पे दोनों ने अपने सिद्धांतों का क्या किया था, प्रवचन दिया था। और यहाँ पे ध्यान रखना अजातशत्रु, ठीक है, अजातशत्रु ने क्या किया था, गौतम बुद्ध की सेवा के लिए अपना जो राजवैद्य है जिसका नाम है जीवक, तो जीवक को महात्मा बुद्ध की सहायता करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए भेजा हुआ था। ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है कैसे, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, संसद द्वारा या लोकसभा द्वारा। तो आपको बताना है राष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है, इसका राइट आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। तो ध्यान रखना भारत के राष्ट्रपति को जो पद से हटाया जा सकता है ये संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, और आर्टिकल कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 61 में महाभियोग का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना इसके लिए राष्ट्रपति को पहले सूचना देनी पड़ेगी, है ना, इसका भी एक प्रोसेस है पूरा।
कोई भी व्यक्ति लोकसभा के चुनाव लड़ सकता है यदि उसकी आयु कितना हो, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष। तो कितने वर्ष की आयु तक में ये लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं? तो ध्यान रखना, कम से कम जो व्यक्ति है उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष की होनी चाहिए। और राज्यसभा की कितनी सदस्य आयु होनी चाहिए बताएं, कमेंट करें। राज्यसभा के लिए कितना होना चाहिए, 30 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। और राज्यपाल या राष्ट्रपति बनने के लिए, राज्यपाल या राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए, 35 वर्ष। ये सभी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? राजदूत, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी या उपराष्ट्रपति। तो बताएं किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो 15 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 16 नंबर के बताएं, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति किसकी नहीं की जाती है? तो ध्यान रखना, भारत के उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं होती है, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या होता है, राज्यसभा का सभापति होता है। तो उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करते हैं राष्ट्रपति। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जब भारत को आजादी मिली थी उसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे बताएं? क्लाइव, माउंटबेटन, चर्चिल या एटली। तो जब भारत को आजादी मिली थी उस समय पे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो उसमें जो थे क्लीमेंट एटली थे। कौन थे? क्लीमेंट एटली जो थे, ये उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। ये भी आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, मृत्युदंड की सजा पाने वाले व्यक्ति को क्षमा दान का अधिकार संविधान में सिर्फ किसे दिया गया है? धर्मगुरुओं को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को। तो बताएं क्षमादान की शक्ति किसे प्रदान किया गया है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रपति को जो दिया गया है अधिकार, ये डी राइट आंसर हो जाएगा। और आर्टिकल 72 में क्षमादान की शक्ति दी गई है राष्ट्रपति को, ठीक है। 5 प्रकार के जो अपराध हैं उनको क्षमा करने की शक्ति है राष्ट्रपति को, आर्टिकल 72 के अंतर्गत। नेक्स्ट, भारत में किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है बताएं? आंध्र प्रदेश, केरल, गुजरात, तमिलनाडु। एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ करंट अफेयर का, बताइएगा, ठीक है, कि भारत में सबसे बड़ा समुद्री पुल कौन सा हो गया है? अब करंट अफेयर का है और कल का है ये करंट अफेयर का। सबसे बड़ा समुद्री पुल जो है कौन सा बना है बताएं? इसके साथ साथ चलिए, तो किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है? तो ये सबको पता है, गुजरात का सबसे लंबा है, 1600 किलोमीटर लंबा ये इसकी तट रेखा है। इसके बाद सेकंड स्थान पे जो आता है ये आंध्र प्रदेश का आ जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आते हैं अगले क्वेश्चन पे। पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है बताएं? जनवरी, मार्च, अप्रैल या इनमें से कोई नहीं। तो पहली बात तो उपसौर क्या होता है और अपसौर क्या होता है, ये तो हम लोग अभी जैसे क्वेश्चन कर लेंगे, इसके बाद हम देखेंगे। एक उपसौर होता है, एक अपसौर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे उपसौर का मतलब क्या होता है? निकटतम, है ना, दूरी। और यहाँ पे क्या हो जाता है? अधिकतम दूरी, अधिकतम दूरी। तो यहाँ पे पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे नजदीक कब आती है? तो ये ध्यान रखना, कब आती है? जनवरी में आती है। इसका डिटेल देख लेते हैं। जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होता है तो इसे क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। तो पेरिहेलियन कहते हैं। और उपसौर की स्थिति आमतौर पे 2 जनवरी से 5 जनवरी के बीच रहता है, लेकिन हर साल ये बदलता रहता है। इसी तरीके से अपसौर किसी ग्रह का अपनी कक्षा पर सूर्य से अधिकतम दूरी को कहा जाता है, ठीक है। हाँ, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19 नंबर का, 20 नंबर का ए हो जाएगा। नेक्स्ट, भूपेन हजारिका नहीं है मंजीत, मैंने समुद्री पुल बोला है। तो असम में, ठीक है, असम में कहाँ समुद्र है? तो ये आ जाएगा आपका, ध्यान रखना, अटल सेतु। कौन सा है? अटल सेतु है। इसका वीडियो, शॉर्ट वीडियो आज रात को 10:30 बजे या 11 बजे के बीच में मैं डाल दूंगा, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा चैनल पे, ठीक है। तो संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है बताएं? ओजस डेल सलादो, फ्यूजियामा, कोटोपैक्सी या इनमें से कोई नहीं। तो संसार का सबसे सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी हो जाएगा आपका ओजस डेल सलाडो हो जाएगा। और ये कहाँ पे आता है? तो ध्यान रखना, चिली, अर्जेंटीना में। कहाँ पे आता है ये? चिली, अर्जेंटीना में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगला है, कौन सा एक वलित पर्वत है बताएं? कौन सा वलित पर्वत है? नीलगिरी, हिमालय, सतपुड़ा या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें बताएं कौन सा एक वलित पर्वत है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ध्यान रखना, वलित पर्वत जो होता है नवीन पर्वत होता है, और ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिमालय। इसका डिटेल देख लेते हैं। जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण मोड़ या वलन पड़ जाता है तो उसे क्या कहते हैं? वलित या मोड़दार पर्वत कहते हैं। और ये विश्व के सबसे युवा, ऊंचे और सर्वाधिक विस्तृत पर्वत होते हैं, ठीक है। महाद्वीप के किनारों पर या उत्तर से दक्षिण या पश्चिम से पूर्व दिशा में होते हैं ये, ठीक है। इसीलिए अब देखेंगे हिमालय अभी अपने विकासशील अवस्था में है, इसलिए अब देखेंगे कि वहां पे क्या होते हैं?
हमेशा भूकंप आते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पे क्या होते हैं, चट्टानें अभी विचलन करती रहती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा, मेघना, डेन्यूब या वोल्गा? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, बताएं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ध्यान रखना, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, और गंगा की अंतिम धारा जो है ये मेघना के नाम से जानी जाती है। अंतिम धारा किस नाम से जानी जाती है? मेघना। और बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा। ठीक है, इसी तरीके से ब्रह्मपुत्र नदी को भी ध्यान रखिएगा। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, और अंतिम धारा इसकी कौन सी है? तो अंतिम धारा मेघना है। नेक्स्ट, विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी बताएं? डेन्यूब, अमेजन, नील या मिसिसिपी? तो बताएं इसमें जल्दी से, विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ध्यान रखना, विश्व की सबसे चौड़ी नदी जो है ये अमेजन है। और सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? नील नदी हो जाएगी। ये कहाँ पे आता है? तो दक्षिण अमेरिका में आएगा। कहाँ पे आएगा आपका? नॉर्थ अमेरिका में, सॉरी साउथ अमेरिका में। नेक्स्ट, कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? मंगल, यूरेनस, बृहस्पति या प्लूटो? तो कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है, बताएं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ध्यान रखना, सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ जो है ये यूरेनस हो जाएगा या अरुण ग्रह हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, पानी, अमोनिया ये सभी यहाँ पे पाए जाते हैं। और यूरेनस का रंग कैसा होता है? नीला होता है। ठीक है, और इसकी खोज किसने की थी? 1781 में विलियम हर्शल ने यूरेनस की खोज की थी। गुड इवनिंग प्रतिभा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो ये मैं आपको इनडायरेक्ट रूप से पहले पढ़ा चुका हूँ कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये तिब्बत के पठार से निकलती है। ठीक है, और कौन से ग्लेशियर से? तो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगला क्वेश्चन, अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है, बताएं। दामोदर, ताप्ती, नर्मदा या महानदी? तो अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो ध्यान रखिएगा, अमरकंटक में नर्मदा नदी का उद्गम होता है। 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है ये। ठीक है, हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो 26 का तो सी हो जाएगा, 27 का क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन है, बताएं। आर्टिकल 286 है ना, 324, 356 ये 382 लिखा हुआ है, लास्ट में 382 लिखा है ना। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना, निर्वाचन आयोग के बारे में जो उल्लेख किया गया है आर्टिकल 324 से लेके 329 तक, ये निर्वाचन आयोग के बारे में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? सारंगी, सितार, तबला या इनमें से कोई नहीं? तो बताएं। ठीक है, तो जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो ध्यान रखना, जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? ये तबला बजाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए, जो गर्ल्स लोग हैं, जो गर्ल्स लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग कॉमन ग्रुप में कोई लोग ज्वाइन ना करें। आप लोग मुझे पर्सनल मैसेज कर दिया करें व्हाट्सएप पे। तो गर्ल्स का अलग से ग्रुप बना हुआ है, ठीक है, उसमें केवल गर्ल्स हैं, तो वहाँ पे सवाल ही नहीं उत्पन्न होता कि कोई डिस्टर्ब करेगा आपको। तो कॉमन ग्रुप में गर्ल्स ना ऐड हुआ करें, है ना, व्हाट्सएप पे रिस्की भी रहता है। आप क्या किया करें, गर्ल्स का अलग ग्रुप है, वहां पे आप ज्वाइन किया करें। चलिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उस्ताद जाकिर हुसैन भारत के सबसे प्रसिद्ध तबला वादक हैं। जाकिर हुसैन तबला वादक उस्ताद अल्लाह खां के बेटे हैं। जाकिर हुसैन को भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में 1988 में पद्मश्री तथा 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, और ये महाराष्ट्र से हैं। ठीक है, हाँ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस पे, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना था? 1853 में, 1856 में, 1863 में, 1865 में? तो विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना था? तो ये बना था 1856 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, और किसके समय पे आया था? कैनिंग के समय आया था। कैनिंग इसका, इसमें गवर्नर जनरल थे, ये वाइस राय थे इसमें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। इसका पीडीएफ में आप लोग को 20 मिनट बाद आपको इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम में और व्हाट्सएप में दोनों जगह दे दूंगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो गर्ल्स और बॉयज जो भी हैं इसमें मैसेज कर सकते हैं। तो इसमें मैं आपको पीडीएफ 15 मिनट बाद सेंड कर दूंगा इसमें। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। और कल से क्लास अपने पुनः अपने टाइम पे होगी, 5:30 बजे हो जाएगी। आज मैं थोड़ा सा बाहर गया था, इस वजह से लेट हो गया था क्लास, लेकिन कल से वापस से अपने टाइम पे 5:30 बजे स्टार्ट हो जाएगी क्लास। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करिएगा, पसंद अगर नहीं आया तो डिसलाइक कर दीजिएगा, लेकिन साथ में कमेंट भी करिएगा कि आपको क्या कमी लगी क्लास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, थैंक यू।